नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और तिथि है 5 अगस्त 2025 और हम आए हैं अब दोबारा से कुछ विशेष खबरों के साथ, जिसमें विशेष खबर ये है कि लाल किले की सुरक्षा में की चूक में 7 दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए हैं, क्योंकि 15 अगस्त की तैयारी के चलते एक डमी बम भेजा गया था, जिसको वहाँ की जो सुरक्षा में लगे वहाँ के जो हमारे सिपाही हैं वो उसको पकड़ नहीं पाए, जिसके कारण वो सस्पेंड कर दिए गए हैं। दूसरी खबर ये है कि किरण रिजिजू जी के द्वारा इस बात का खंडन किया गया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी ने राज्यसभा के उपसभापति को एक पत्र लिखा गया था कि राज्यसभा के अंदर, सदन के अंदर सीआईएसएफ के जवान अंदर आए थे उनको रोकने के लिए, ना कि मार्शल। तो ये इस बात का खंडन सरकार की तरफ से किरण रिजिजू जी ने किया है कि वो मार्शल ही थे और कोई बाहर की कोई सुरक्षा एजेंसी उन्होंने हायर नहीं की थी, ना ही कोई अंदर इस तरह प्रकार की कोई घटना हुई है। तो ये तो अब दोनों का आरोप प्रत्यारोप वाली बात हो गई है। एक आंसर कर रहा है, एक आरोप लगा रहा है, जिसके पीछे आज फिर से खड़गे जी ने फिर से राज्यसभा में उपसभापति जी के सामने ये बात फिर से उठाई कि वो सीआईएसएफ के ही जवान थे। तो कुल मिला के अब ये तो एक चूहे बिल्ली वाली बात हो गई कि वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं, वो मानने को तैयार नहीं है और वो कहते जा रहे हैं। तो इससे देश में तो एक अननेसेसरी माहौल ही बनता है इसमें, और इससे कुछ होता नहीं है। खैर, अगर ऐसा हुआ है, फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए खड़गे जी अगर इस बात को लगातार कह रहे हैं तो सरकार को और इसमें गहन जांच करानी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ है तो ये भी बहुत गंभीर मामला है। देश में दोस्तों एक और प्रांत बनने की खबर काफ़ी तेज़ी से उठ रही है, और उस का नाम है भील प्रांत। और ये वहाँ के हमारे आदिवासी समाज के एक सांसद हैं राजकुमार रोथ, जो इस बात को उठा रहे हैं और काफ़ी समय से उठा रहे हैं, और अब उन्होंने बिल्कुल खुल करके वो इस बात पर आ गए हैं। इससे पहले कि मैं इस बात पर आगे बढ़ूं, मैं थोड़ा सा ये आदिवासी की जो ये मांग है, ये पहली बार कब उठी थी, मैं उसके ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये मांग सबसे पहले 17 नवंबर 1913 में गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में उठी थी। वहाँ एक पहाड़ी है, उसके ऊपर आदिवासी इकट्ठे हुए थे, और जिसकी सूचना उस समय, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी यहाँ पर, उनको सूचना लगी और उन्होंने जलियांवाला बाग से भी बड़ा नरसंहार यहाँ हुआ था, लेकिन इसका प्रचार नहीं हुआ दुनिया में। ये जलियांवाला से भी बड़ा क्रूर नरसंहार था ये, और इसमें बताते हैं कि 1500 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये जगह है मानगढ़ मैसेकर है ये, उसका एक यहाँ वो बना हुआ है, एक स्थान बना हुआ है। और ये जो भील प्रांत की जो बात उठी है, इसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से के कुल 49 जिले लेकर के इसको भील प्रांत बनाने की मांग उठाई जा रही है, ये राजकुमार रोथ जी के द्वारा। और इसमें एक अगर वो प्रांत तक सीमित है तब तो बात समझ में आती है कि वो एक प्रांत चाहते हैं, लेकिन ये उससे आगे कुछ और भी मांग कर रहे हैं। इसमें उनका कहना है हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं,
और उनका ये स्पष्ट मानना है कि महिलाएं मांग में सिंदूर ना लगाएं, व्रत ना रखें, हिंदू त्यौहार ना मनाएं, हिंदू देवी देवताएं ना मनाएं, उनको ना माना जाए, क्योंकि वो आदिवासी हैं। अपने आप को वो आदिवासी कहते हैं। आदिवासी धर्म उनका डिक्लेयर होना चाहिए। जब वो किसी भी जगह अपना फार्म भरते हैं या कुछ भी भरते हैं तो उसमें आदिवासी धर्म भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं और आपको ऐसा सोचना चाहिए, ये चीज़ें अभी एकदम से ऐसे कैसे उठने लग गई। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, अभी इधर से भील प्रांत की मांग उठ रही है, उस भील प्रांत में भी अब भील प्रांत की मांग उठना एक अलग चीज़ है, लेकिन एक धर्म भी उसमें होना चाहिए हिंदू धर्म से हट करके। तो ये साथियों, ये मुझे इसमें एक ही बात समझ में आती है, ये आरएसएस का एक एजेंडा है, गुप्त एजेंडा है। हिंदुओं को बांट दो पूरी तरह से। इनकी जो बहुसंख्यक वाली जो शक्ति है वो छिन भिन कर दो। और ये आरएसएस का, मुझे ऐसा लगता है, ये आरएसएस का एक हिडन एजेंडा है जो कि हिंदू लोगों को समझ नहीं आता है और ना ही वो समझना चाहते हैं। और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हिंदुओं की। मैं मानसिक मनोदशा पे मैं एक थोड़ी छोटी सी बात करना चाहता हूँ। पहले कांग्रेस ने देश का विभाजन कर दिया, फिर भी उनको कांग्रेस के अंदर अपना सबसे ज़्यादा चहेता, जो जिसको कहते हैं अवतार, वो दिखाई दी इनको हिंदुओं को। और ये 2014 तक ये कांग्रेस के भरोसे चलते आ रहे हैं। उसके बीच में वाजपेयी जी आए हैं, या 1990 में वो वीपी सिंह जी थे, जोड़ तोड़ की सरकारों के साथ। लेकिन आप सोचो, ये ऐसे कैसे हो रहा है? ऐसे नहीं हो सकता ना। तो ये आरएसएस का एक, मेरे को तो इसमें कुछ भी डाउट नहीं है, मैं तो क्लियर हूँ इस कॉन्सेप्ट में। तो ये पूरी तरह आरएसएस का फैलाया हुआ एक जाल है। और 2014 के बाद से जो हम ऐसा सोचते थे कि जो धर्मांतरण, ईसाई वाला धर्मांतरण था, जो कांग्रेस के समय पे, यूपीए के समय पे जो सबसे ज़्यादा फैल रहा था, उसको और ज़्यादा तेज़ी इस 2014 के बाद से और भी ज़्यादा तेज़ी मिली है, जिसको कोई नहीं रोकना चाहता, कोई इस पर बात ही नहीं करना चाहता। तो ये कुछ गंभीर मुद्दे हैं। ये जनमानस की मैं विचार बता रहा हूँ, उसके जनमानस के अंदर जो चीज़ें घर कर रही हैं, विशेषकर हिंदुओं के अंदर। तो ये कोई भी सरकार ऊपर बैठ जाए, वो सिर्फ सत्ता चलाने के लिए, व्यापारियों का हित सोचने के लिए है। और आम गरीब आदमी या बेरोजगार आदमी जब भी सड़क पे निकलता है, उसको डंडे लठ मारने के लिए सरकारें बनती हैं। दुर्भाग्य देखिए, उस सरकारों को बनाने वाले वही गरीब लोग, वही मध्यम वर्ग है। व्यापारी वर्ग इसके लिए चिंतित नहीं रहता वो कि किसकी सरकार बनेगी। उसको पता है उसने पैसे देने हैं, किसी की भी सरकार आए वो उससे काम चलाएगा। तो इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, व्यापारी के लिए कोई मैटर नहीं करता। तो ये चीज़ें मैं आम जनमानस को ये चीज़ें मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो क्योंकि ये चीज़ें मेरे मन के अंदर अगर आ रखी हैं, तो ये कहीं ना कहीं आम साधारण आदमी के मन में भी आती होंगी। तो ये मेरा, इसमें ऐसा ये मेरा मत है। और मैं इस पे किसी पे थोप नहीं रहा हूँ, सब अपना स्वतंत्र है सोचने के लिए। तो अब एक खबर कई दिन से और चल रही थी, एसएससी के स्टूडेंट के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। एक सरकार जो 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ आती है, उसके बाद 2019 में उससे ज़्यादा स्थिति में आती है, 303 पे आती है, और अब 2024 में भी वो सत्ता में बनी हुई है, बेशक वो 240 पर रह करके है। लेकिन वो कितनी डरी हुई सरकार रहती है, हर समय हिंदुओं को डरा कर रखती है। जबकि वास्तविकता ये है कि वो बहुमत में थी तब भी वो डरी हुई रहती थी, और आज जब वो अल्पमत में है वो अभी भी डरे हुए रहते हैं। कारण उसका आप ये देखिए,
वो स्टूडेंट जो अपना भविष्य संवारने के लिए एक टेस्ट दे रहे हैं, उसका एसएससी द्वारा जो रखा गया था, और उसमें जो है ना उन बच्चों की के सामने उन बच्चों ने जो अपने कठिनाइयाँ बताई, और उन कठिनाइयों के बदले उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए एसएससी के सामने, लेकिन एसएससी को लगा और सरकार को भी लगा कि ये आंदोलन कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध, जबकि स्टूडेंट्स का और उनके टीचर्स का स्पष्ट कहना था हम आंदोलन के उसमें है ही नहीं, हम तो अपने स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स का कहना था हम अपने स्टूडेंट्स की बात को रखने के लिए हम यहाँ आए हैं। और क्योंकि मैं उस जो एसएससी के अंदर जो जो इन्होंने जो एक कंपनी हायर की थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वो उस कंपनी के इतनी ज़्यादा उन्होंने घोर लापरवाही की है जिसको बच्चों ने उठाया, और वो बात एसएससी तक के जो बड़े अधिकारी उन तक वो पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने टीचर्स को साथ लिया, जो कि उन्होंने उसको एक आंदोलन माना और सरकार के खिलाफ आंदोलन माना। तो ये डर देखो साथियों, जिस सरकार को हम चुनते हैं कि ये देश का भविष्य बनाएगी, देश के हित में काम करेगी, और वो सरकार कितनी डरी हुई है कि वो स्टूडेंट की इस छोटी सी बात को भी नहीं समझ पाई और उन्होंने उसके ऊपर लठ चला दिए। बच्चों का कहना है एग्ज़ाम से पहले पेपर आउट था, आधा घंटा पहले पेपर आउट था, 60-70% पेपर रिपीट होकर आ रहा था। 60-70% जो पेपर है वो पहले किसी उसमें एग्ज़ाम में था तो वो रिपीट होकर आ रहा है। कंप्यूटर हैंग होने की समस्या आ रही है, सर्वर डाउन की समस्या आ रही है, पेपर कैंसिल हो रहा है कहीं कहीं, जहाँ ये चीज़ें जो इकट्ठी हो रही हैं, जहाँ सर्वर डाउन है तो वहाँ पेपर कैंसिल भी की भी खबर है, क्योंकि वो सेंटर ने कैंसिल कर दिया। हज़ारों किलोमीटर दूर सेंटर की भी बात आ रही है। एक बच्चा मान लो बम्बई में है और उसका दे दिया जम्मू कश्मीर में, और वहाँ जा कर के वो देखता है वहाँ तो नीचे कुछ अजीब सी स्थिति है, और वो बच्चा वहाँ जा कर के देखता है वहाँ माउस की समस्या है, फलां की न जाने कितनी समस्याएं उन्होंने बताई। जो एडमिट कार्ड 1 महीना पहले या 15 दिन पहले आ जाता था वो अब की बार 2 दिन पहले आया है बच्चों के पास। कहीं कहीं तो ब्लैंक एडमिट कार्ड आए हैं बच्चों के पास। बायोमेट्रिक सिस्टम ख़राब है, वो काम नहीं कर रहा है ढंग से, माउस काम नहीं कर रहा है, और कहीं अगर ये चीज़ें सब कुछ ठीक हैं तो बिजली चली जा रही है तो पावर बैकअप नहीं है, और जो उनको बच्चों को अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पेन और पेपर जो दिया गया, वो पेन बताते हैं बच्चे वो इतना पुअर क्वालिटी का था कि वो चल ही नहीं रहा था, चलाने से वो चलता ही नहीं था। तो बच्चे कैसे उसको सॉल्व करेंगे अपना, और जबकि 100 क्वेश्चन हैं और वो आप सोचो कितना जल्दी वो कर पाएंगे, कैसे करेंगे, वो कितनी समस्याएं उनके सामने थी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके कारण बच्चों ने अपनी आवाज़ उठाई। अच्छा, इसमें ये जो पॉइंट्स मैंने गिनवाए हैं, ये पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर एक सेंटर के नहीं थे, ये अलग अलग सेंटर्स पे पूरे देश में ये चीज़ें अलग अलग से ये समस्याएं निकल कर के आई, जो कि बच्चों ने आपस में बातचीत करते करते वो सब लोग इकट्ठे होते चले गए और ये चीज़ें फिर सामने आ गई। क्योंकि मान लो अगर कश्मीर में कहीं कोई बच्चा पेपर देने गया और उसके सामने कोई दिक्कत आ गई तो उसके लिए तो 1 साल बर्बाद चला गया ना, आगे फिर से उसको तैयारी करनी है। और अगर अभी ये दिक्कत है तो सीजीएल की आगे तैयारी फिर से आ रहा है एग्ज़ाम, तो उसमें क्या हाल होगा। तो यही उन बच्चों का और उन टीचर्स का कहना था कि इन चीज़ों पे सरकार ध्यान दे, और जिन बच्चों का सामने ये पेपर ये जो इस तरह की समस्याएं हैं ये भविष्य में ना हो, ये उनका अपनी मांग थी। और अभी जब मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूँ, जब मैं फ़ोन ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उससे ठीक 1 से 1.5 घंटा पहले एक न्यूज़ आ रही है उत्तराखंड से,
वहाँ बादल फट गया है दरहाली गांव में। दरहाली गांव में बादल फट गया है, जिसके कारण वहाँ बहुत डैमेज हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है, जिसके अंदर 4 लोगों की तुरंत मौत की खबर आ रही है। टीवी पर वो फ्लैश चल रहा है उसमें, और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। तो ये उसके तुरंत बाद, क्योंकि वहाँ हमारा जो आर्मी का कैंप था, वहाँ सीआरपीएफ का कैंप था, मुझे आइडिया नहीं है अभी वो एक्चुअल में कौन से कैंप था, सीआरपीएफ का या आर्मी का, लेकिन वो सबसे पहले पहुँचने वाले हमारे जवान थे वहाँ। वो अपनी वहाँ के नागरिकों के लिए वो पहुँच गए और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया बचाव का। उसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ भी एक्टिव हो गई है बताया जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी तुरंत की खबरें थी। मुझे लगा ये कल तक काफ़ी पीछे चली जाएंगी, और इसलिए मैं दोबारा आया और मैंने ये चीज़ें आपके सामने शेयर की। तो साथियों, थोड़ा उत्साहवर्धन, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, उत्साहवर्धन के लिए कमेंट कर दीजिए प्लीज़ नीचे। तो इसमें आपको मेरा बोलने का मुझे लगता है कुछ सुधार हो रहा है, और मेरे उत्साहवर्धन के लिए तो मैं आपको बार बार कह ही रहा हूँ। तो ये करते रहिए। मैं ठीक बोल रहा हूँ, तथ्यों के साथ बोल रहा हूँ, या तथ्य मैं ठीक से नहीं रख पा रहा हूँ, आप जो चीज़ बोलेंगे सुधार मैं उसी के अकॉर्डिंग कर पाऊँगा। और आप देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर। और इसमें मेरी एक पंच लाइन है, सबको आना पड़ेगा, कोई नहीं छूटेगा यहाँ, सब आएंगे। धन्यवाद।